बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, in our previous lecture, we have completed the chapter of your chemistry book, which is periodic table and periodicity. Now, students, we are going to start the chapter number 4 of your chemistry book, which is structure of molecules. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के टॉपिक से रेलिवेंट यानी आप ये कह लीजिए कि इसका जो नाम है मेन हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक आपने अपनी इसी केमिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में जब प्रॉपरली टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें हमने मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ा था और उसके अलावा हमने वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूल की डिस्कशन करने से पहले एक रूटीनियस एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक रूटीन लाइफ की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाए कि असल में हमने मॉलिक्यूल की डिस्कशन करनी कैसे है। तो आप यूँ फ़र्ज़ कर लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक जगह पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है। तो आप ये समझते हैं कि बिल्डिंग बनाने से पहले आपको उस जगह पर एक प्लॉट लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप वहाँ पर एक प्लॉट लेंगे, उस प्लॉट के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। फिर आप पहले अपने बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, मतलब क्या वॉल्स वगैरह, और ऊपर उस पर लिंटल डालेंगे। उसके अलावा फिर उसके बाद उस बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम होगा एंड गोस ऑन। इट मीन्स दैट कि अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और ज़ाहिरी सी बात है, जब आप उसकी वॉल्स को प्रिपेयर करेंगे तो आप एक एक ईंट एक दूसरे के साथ रखेंगे और वो ईंट जो होगी, जिसको हम ब्रिक कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना लेगी। यानी ईंटों का, ब्रिक्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी है और एक दूसरे के साथ रहकर यूनियन में काम करना ज़रूरी है। तभी तो बेस बनना स्टार्ट होगी। आपका पहला फ्लोर तैयार होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर जितने फ्लोर्स आप बनाते जाएंगे वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हों। यानी जितनी भी ब्रिक्स हैं उन तमाम ब्रिक्स के दरमियान एक अट्रैक्शन है, जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ पेस्ट हो चुकी हैं, यानी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, यही बात है कि हमारे पास मॉलिक्यूल एज आप कंसीडर कर लीजिए कि पूरी एक बिल्डिंग है, लेकिन इसके जो यूनिट्स हैं, जिस तरह बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स का होना ज़रूरी है, इसी तरह मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या बिल्डिंग यूनिट्स हैं, वो क्या होंगे? एटम्स। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। फिर आपने वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स जो थी वो रीड की थी, लाइक मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। ये आपने मॉलिक्यूल्स की टाइप्स जो थी वो फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट की थी। तो अब जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल दी एक प्लॉट की और आपको ये बताने की कोशिश की कि असल में मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली आपके जो यूनिट्स ऑफ एटम, या यूँ कह लीजिए कि मॉलिक्यूल का जो यूनिट है वो एटम पर डिपेंड करता है। यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या होगा? कंबाइन होगा। एक एटम दूसरे एटम की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो हम यूं कहेंगे कि एक एटम का दूसरे एटम के साथ एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस वजह से वो आपस में मिलकर रहते हैं। ठीक है जी। तो इसी हवाले से
मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो बेसिक यूनिट है मॉलिक्यूल का वो क्या कहलाता है, एटम या एटम्स। ठीक है, एटम्स के कॉम्बिनेशन से वो बनेगा। सेकंड बात जो आपको बताई वो ये है कि स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ की, फॉर बाइंडिंग द एटम्स, एक एटम को दूसरे एटम के साथ बाइंड करने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, टुगेदर एक साथ। और जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, तो उसके रिजल्ट में वो क्या बन जाएगा, असल में मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल। और उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स थे, उन एटम्स में जो असल में उनकी बाइंडिंग की रीज़न थी वो क्या थी, स्पेसिफिक फोर्सेस। दैट्स वाई हम इसको क्या नाम देते हैं, केमिकल फोर्सेस। ठीक है, या तो आप इसको नाम देते हैं केमिकल फोर्सेस या फिर आप इसको नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड का मतलब ये है कि जब एटम्स आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे, और उनको बाइंड करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असल में कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस ने उठाई है, और वही फोर्सेस उन एटम्स को एक दूसरे के साथ बाइंड कर कर इकट्ठा कर देंगी, एक जगह पर कर देंगी, और उसके रिजल्ट में क्या तैयार हो जाएगा, मॉलिक्यूल। अब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस की वजह से हम ये कहते हैं कि उनके दरमियान केमिकल फोर्सेस हैं या उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड है। यहाँ पर बॉन्ड का मतलब क्या है, याद रखिएगा, बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक हो गया। अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है विच इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि सोडियम एक डिफरेंट एलिमेंट है या एक एटम है, और क्लोरीन एक डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और ये डिफरेंट एटम्स हैं। अब क्या होगा, ये एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, और इनके दरमियान फोर्सेस पैदा होंगी, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल। अब हमें ये पता होता है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सोडियम का पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसी अट्रैक्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सोडियम क्लोरीन के साथ क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। और जब ये बाइंड कर जाते हैं तो फिर ये इकट्ठे रहकर, टुगेदर होकर, कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं, एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाते हैं, और इनके दरमियान जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ने अट्रैक्शन जो की है, उस बेस पर हम इनको क्या नाम देते हैं, केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड। क्या हम ये कहते हैं कि इनके दरमियान या तो केमिकल फोर्सेस पाई जाती हैं या इनके दरमियान क्या बन चुका है, अब एक केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मीन्स के केमिकली तौर पर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ चुकी है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं। उसी तरह जिस तरह एक प्लॉट में आपने बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप ब्रिक्स लगाएंगे। जब आप ब्रिक्स लगाना स्टार्ट करेंगे, एक ब्रिक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी, एंड गोस ऑन, तो वो जितनी भी ब्रिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या होंगी, स्ट्रॉन्गरली अटैच हो जाएंगी। स्ट्रॉन्गरली क्या हो जाएंगी, अटैच, और उनके दरमियान एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। वे एक दूसरे से अलग नहीं होंगी खुद ब खुद। वो ब्रिक्स एक दूसरे से तब अलग होंगी जब हम उनको अलग करना चाहेंगे, हम उनको तोड़ देंगे। तो तोड़ते वक्त हमारी बॉडी से क्या लगती है, एनर्जी। क्या लगती है, एनर्जी। इसी तरह अगर सोडियम एंड क्लोरीन यानी सोडियम क्लोराइड, इनको आपने एक दूसरे से सेपरेट करना है, एक दूसरे से अलग करना है, तो आपको इनको अलग करने के लिए स्पेसिफिक
सोर्स ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स असल में एक हिसाब से आप कह लीजिए कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन अराइज होता है, एक ही क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने टॉप पर लिख भी दिया व्हाइट बोर्ड पे कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है जी, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अभी हमने पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्सेस क्या होती हैं। अब सवाल ये है कि केमिकल बॉन्ड एटम बनाते ही क्यों हैं, ऐसी क्या रीजंस है कि ऐसी क्या रीज़न है कि उनको केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है। ठीक है जी, तो पहले हम इंट्रोडक्शन की रीडिंग करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक के पेज नंबर 58 पर आ जाइए, जहां पर आपको मेन हेडिंग नज़र आ रही है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें आपको कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें 4.1 में आपके पास कॉन्सेप्ट है व्हाई डू एटम रिएक्ट, कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं। यही हमारा पहला क्वेश्चन है कि एटम्स के दरमियान केमिकल फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। सेकंड पर हम केमिकल बॉन्ड्स की एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे, केमिकल बॉन्ड के ऊपर प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे इंटर मोलेकुलर फोर्सेस की तरफ, जिनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम भी देते हैं। हम ये देखेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं। फिर हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि नेचुरली तौर पे कितने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी, जिसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज था और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज था। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में चीज़ अच्छी तरह समझी हुई है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज़ कॉल्ड कैटआयन, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है इट इज़ कॉल्ड एनआयन। और जब कैटआयन और एनआयन एक दूसरे के करीब रहेंगे तो हम ये नाम दे देंगे कि ये बन जाएगा एक आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आयंस हैं। तो इस वक्त नेचुरली तौर पे हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है इट इज़ आयोनिक बॉन्ड। अभी तो ये हमने एक टाइप की अभी डिस्कशन की है, थोड़ी सी बस एग्जाम्पल की डिस्कशन हुई है, आयोनिक बॉन्ड। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की एक्सप्लेनेशन हमने इस चैप्टर में कर ली है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए नीचे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में कुछ रीडिंग है, हम इसको रीड करते हैं। रीडिंग ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। हमारे सराउंडिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं ये किससे मिलकर बनती हैं, मैटर से। ठीक है, और मैटर की डेफिनेशन भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। वो कुछ इस तरह थी कि एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और वो किसी स्पेस को कवर करे, इट इज़ कॉल्ड मैटर। जैसे ये आपके सामने मैं कह लूँ ये डाइस है, तो ये डाइस का कुछ ना कुछ मैस है और इसने स्पेस को कवर किया हुआ है, जिस स्पेस तक ये पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब जाहिरी सी बात है, आगे अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं जो कि हमें केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं। वैसे मैटर में 4 फिज़िकल स्टेट्स आ जाती हैं। ठीक है जी, लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम 3 की ही बात करेंगे। फर्स्ट इज़ द सॉलिड, सेकंड इज़ द लिक्विड एंड थर्ड इज़ द गैस। अब अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो अगर आप 2 मिनट के लिए इस बात को एज्यूम करें कि आपके रूम में मैटर की कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, तो वो सॉलिड स्टेट है। जैसे आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं वो सॉलिड है, आपका लैपटॉप जिस पे आप ये लेक्चर ले रहे हैं या मोबाइल ले रहे हैं वो भी सॉलिड है। इसी तरह जिधर मैं जिस रूम में अभी अवेलेबल हूँ, इस रूम में ये डाइस, ये टेबल, ये वॉल्स, ये वाइट बोर्ड, ठीक है, ये प्रोजेक्टर शीट आपको ऊपर नज़र आ रही है। इसी तरह यहाँ पे प्रोजेक्टर मौजूद है, एसी अवेलेबल है, क्लॉक है। ये हर चीज़ मतलब मोस्टली इस रूम में, मेरे रूम में और आपके रूम में जो हमें नज़र आ रहा है मैटर की स्टेट या नज़र आ रही है मैटर की स्टेट, वो क्या है, सॉलिड।
इसी तरह आप घर में आपको वैसे तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में, एल्स आपको फ्रिज में या आपके वॉशरूम में, बाथरूम में आपको पानी नज़र आ जाएगा, ये लिक्विड स्टेट है। इसी तरह हर सेकंड, हर लम्हा आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और ऑक्सीजन को इनसाइड लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है? गैस स्टेट। यानी मैटर जो है ये हमेशा हमारे सराउंडिंग्स में पड़ा होता है, हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल होता है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द बिल्डिंग यूनिट्स कॉल्ड एटम। मैटर चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस स्टेट हो, ये किस पे डिपेंड करता है? बिल्डिंग्स ब्लॉक पे, विच इज़ द यूनिट कॉल्ड एटम्स। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यही बताया रिगार्डिंग टू एटम। These atoms combine to form molecules। अब एटम आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं? Molecules which appear in different states of matter around us। जो हमारे सराउंडिंग्स में हमें डिफरेंट स्टेट्स में नज़र आते हैं। मॉलिक्यूल सॉलिड स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, एंड गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। The forces responsible for binding the atoms together in a molecule called chemical forces और chemical bonds। तो यही पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, जिसमें एडिशनल मैंने आपको बॉन्ड के बारे में बताया कि बॉन्ड मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक एग्जांपल देकर आपको बताने की कोशिश की कि असल में दो एटम आपस में बॉन्ड बनाकर बाइंड होकर रहते कैसे। और मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन कि जो हमने अभी क्वेश्चन अराइज किया हुआ था कि क्यों एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है, वो अब हम उसके लिए अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, विच इज़ पेज नंबर 59। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज हो चुका है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो इससे रेलिवेंट एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने सामने मेंशन किए हैं। यहीं से मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। यानी ये एक यूनिवर्सल कुदरती कानून है कि जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, टेंड्स, वो चेंज चाहता है, और चेंज इस तरह का चाहता है कि वो क्या हो जाए? स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है? कायम होना। जैसे अक्सर हम सुनते हैं, हम ये अपनी रूटीन लाइफ में, कि फ़लाँ बंदा जो है उसकी शादी होनी है लेकिन अभी वो अपने कदमों पर नहीं खड़ा, अभी वो स्टेबल नहीं हुआ। स्टेबल का मतलब ये है कि वो अभी एक स्पेसिफिक पोजीशन पर कायम नहीं हुआ, वो कायम हो जाए फिर उसकी शादी करनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल ले। बात समझ आ रही है? तो इसी वजह से ये एक कुदरती कानून है, इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, कि एवरीथिंग वांट्स टू मोर स्टेबल, कि हर चीज़ जो है वो क्या चाहती है? वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ये तो हमने एक यूनिवर्सल बात पढ़ ली। अब हम इसको, स्टेबल के वर्ड को, अपने केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें रिकॉल करवाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको याद होगा कि हमने अपनी इसी केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 3 में, विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, उसमें बड़ी ही एक्सप्लेनेशन के साथ, जब मैंने आपको फर्स्ट डे टेबल ड्रॉ करके बताया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि सिर्फ 18 ग्रुप विच इज़ कॉल्ड नोबल गैसेस, ये क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। ये क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। ठीक है जी। तो उसी हवाले से मैंने ये सामने मेंशन किया कि अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो केमिस्ट्री में हम स्टेबिलिटी की बेस पर जो पीरियोडिक टेबल है, जो कि आपको अपनी बुक के पेज नंबर 48 पर मिल जाएगा, उस टेबल में जब आप जाएंगे तो उस टेबल में नोबल गैसेस आपको नज़र आएंगी ग्रुप नंबर 18 में। स्टेबल मींस स्टेबिलिटी, यानी आपके पास जो पेज नंबर 48 पर पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है, उसमें उस पेज पर आपको नोबल गैसेस मिलेंगी। तो उस पेज पर नोबल गैसेस आपको ग्रुप नंबर 18 पर मिलेंगी। जब आप ग्रुप नंबर 18 पर उन नोबल गैसेस को देखेंगे, जैसे कि आपने पहले भी उनके बारे में रीड आउट किया हुआ है, तो आपको वहाँ पर हीलियम, नियॉन एंड आर्गोन, ये 3 नोबल गैसेस जो हैं वो आपके सिलेबस में जो कि मेंशन हैं
यहाँ तक हमारा सिलेबस था, आपको पहले भी बताया था पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ तक 3 नोबल गैसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और अभी मैं कुछ आपको 1-2 बातें इससे रेलिवेंट बताऊंगा जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगी कि वाकई ही नोबल गैसेस क्या होती हैं स्टेबल। तो आइए इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हम नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10 एंड आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 18। तो अब इनके एटॉमिक नंबर की बेस पर हम इनकी क्या राइट डाउन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने के लिए आपको मेथड प्रॉपरली आता है कि हीलियम का फर्स्ट शेल होगा जिसमें s सब शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेम फॉर नियॉन, फर्स्ट शेल में s सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में s सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड ही शेल में p सब शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। एंड फॉर आर्गॉन, फर्स्ट शेल में s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में s सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर उसी सेकंड शेल में p सब शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये 10 हो जाएंगे। अब आप चले जाएंगे थर्ड शेल में, थर्ड शेल में s सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसी थर्ड शेल में p सब शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें तो ये जितनी भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इसमें आपको सब शेल में s2 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 मतलब प्रॉपरली आपको जो नज़र आ रहा है वो कौन सा सबशेल नज़र आ रहा है S2। ठीक है। तो अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं, मैं कह दूं कि NS2, क्या चीज़ NS2। तो इधर N का मतलब है शेल्स के नंबर, दे में बी 1 2 एंड 3, दे में बी 1 2 3, ऐसे ही है ना। तो आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ जहाँ मैंने S को सर्कल किया है उसके पीछे शेल नज़र आ रहा होगा। जैसे हीलियम में S2 से पीछे फर्स्ट शेल है, नियॉन में फर्स्ट शेल भी है सेकंड भी है, आर्गॉन में फर्स्ट भी है सेकंड भी है थर्ड भी है। इस वजह से मैंने इन सब शेल्स को N कह दिया और सब के साथ जो सब शेल है वो क्या है S, और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। इसी तरह अगर आप देखें तो आपको P भी नज़र आएगा। फर्स्ट शेल में तो P नहीं है, सेकंड शेल में आपको P नज़र आएगा जिसमें 2p6 लिखा हुआ है। इसी तरह अगेन 2p6 एंड 3p6। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे NS2 लिखा है वैसे NP6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे NP6। NP6 में N से मुराद आप लेंगे यहाँ पर 2 एंड 3 मतलब सेकंड एंड थर्ड शेल, एंड P6 मीन्स सब शेल। यानी इट मीन्स दैट कि अगर आप ये कह दें कि NS2 NP6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि फिल वक्त यूज़ होगी इन नोबल गैसेस की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनका डुप्लेट भी कंप्लीट है और इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट इज द डुप्लेट रूल एंड सेकंड इज ऑक्टेट रूल। डुप्लेट मीन्स कि आपके शेल में जो वैलेंस शेल है उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इट इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल, और अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और डुप्लेट एंड ऑक्टेट की बेस पर ही एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं स्टेबल। तो आप देख सकते हैं हमारी तीनों नोबल गैसेस के अगर आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो कि आपको ड्रॉ करना आते हैं और आपने इनको घर पे अभी ड्रॉ भी करना है, ड्रॉ करने पर आपको नजर आएगा कि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। जबकि जब आप नियॉन में जाएंगे तो नियॉन में आपको ऑक्टेट रूल नजर आ रहा होगा कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। इसी तरह आर्गॉन के भी वैलेंस शेल को जब आप बनाएंगे आउटर मोस्ट शेल उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल की बेस पर जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो क्या होंगी, स्टेबल होंगी। यानी इट मीन्स दैट कि जो यूनिवर्सल लॉ है
जो कि पूरी वर्ल्ड में हर चीज़ पर लग रहा है स्टेबिलिटी का, वो लॉ केमिस्ट्री की बेस पे पेज नंबर 48 पर सिर्फ नोबल गैसेस यानी ग्रुप नंबर 18 पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। और उसका पूरा एक प्रूफ भी मैंने आपके सामने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब सवाल ये है कि ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं। तो असल में स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम कहलाते हैं अनस्टेबल एलिमेंट्स। अनस्टेबल का मतलब कि वो प्रॉपरली स्टेबल नहीं है। वजह, रीज़न, तो बेसिक रीज़न ये है उनके अनस्टेबल होने की कि असल में उनका जो वैलेंस शेल है उसमें ना तो डुप्लेट रूल पूरा हो रहा है और ना ही ऑक्टेट रूल। डुप्लेट मीन्स कि ना तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो 2 से कम होते हैं या 8 से कम होते हैं। इस वजह से उनके ऊपर ये स्टेबिलिटी का रूल नहीं लगता। अब एटम्स क्या करते हैं या एलिमेंट्स कह लीजिए कि अगर उन्होंने अपने आप को अनस्टेबल एलिमेंट से या अनस्टेबल एटम से स्टेबल फॉर्म में लेकर आना है। किस फॉर्म में लेकर आना है? स्टेबल फॉर्म में। तो स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए या स्टेबिलिटी की फॉर्म में लाने के लिए उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे कुछ रूल्स। एंड स्टूडेंट्स ये वही रूल्स हैं जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाए गए थे, ठीक है, जो रूल्स आपको एक्सप्लेन किए गए थे। फिलवक्त हम यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं कॉन्सेप्ट को और रीडिंग के साथ अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 59 पर आ जाइए। मेन हेडिंग है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। ये लाइन हम पहले भी रीड कर चुके हैं। आगे मूव करते हैं। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी by attaining electronic configuration of noble gases। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो? नोबल गैसेस के। अब वो नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन एटसेट्रा। एग्जाम्पल NH2 NP6, जो कि मैंने आपको असल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि कैसे NH2 एंड NP6 बनेगा। यानी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2, NP6 है। इसके बराबर, इसके इक्वल अगर बाकी एलिमेंट्स बन जाते हैं फॉलो करके कुछ रूल्स को, स्पेसिफिकली डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, तो वो फिर क्या बन सकते हैं? स्टेबल। अब आगे उन्होंने डेफिनेशन को मेंशन किया हुआ है। Having 2 or 8 electrons in the valence shell is sign of stability। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबिलिटी के साइन को प्रेजेंट करते हैं। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन डुप्लेट रूल, कि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना इट इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। इसकी एग्जांपल में आप लिख देंगे हीलियम, क्योंकि हीलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाइल का वर्ड आप काट देंगे और आगे से आप अटेनिंग का ए कैपिटल कर लेंगे और आप लिखेंगे अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और उसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे नियॉन एंड आर्गॉन एटसेट्रा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब आगे मूव करते हैं। नोबल गैसेस के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन की गई है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है नोबल गैसेस स्टेबल हैं, तो उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बात उनके बारे में बताई गई है। दी नोबल गैसेस डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि नियॉन एंड आर्गॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स दैट ऑल द नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल्स कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड का ये मतलब है कि उनको अब वैलेंस शेल में मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन और रिमूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल कंप्लीटली उन पर लग चुके हैं और उनमें बिल्कुल भी वेकेंट स्पेस अवेलेबल नहीं है। देयर एटम डू नॉट हैव वेकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल। बिल्कुल भी खाली जगह नहीं है टू एकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड कर सकें। देयरफॉर नोबल गैसेस डू नॉट गेन
नोबल गैसेस ना तो गेन करती हैं, ना लूज करती हैं, और ना ही शेयर करती हैं किनको, इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब है इनर्ट, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती। ही मतलब नोबल गैसेस खुद पार्ट नहीं लेंगी कभी भी रिएक्शन में, जबकि अगर हम इनसे रिएक्शन करवाना चाहें या इनसे वर्कआउट करवाना चाहें केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, या केमिकल रिएक्शन करवाना चाहें तो वो हम करवा सकते हैं। जिसकी एक सुइटेबल एग्जांपल सेकंड चैप्टर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थी। आपको याद होगा उस मॉडल में हमने हीलियम को एज अ न्यूक्लियाई यूज़ किया था। तो हमने वहाँ पर इसको जब यूटिलाइज किया था तो हमने इसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया था। बहरहाल आगे मूव करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन द फैक्ट दैट all the other atoms try their best to have the noble gas electronic configuration। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की है, बाकी तमाम एलिमेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो नोबल गैसेस के इक्वल हो जाए। ठीक हो गया। फॉर दिस पर्पस, अब इस मकसद के लिए एटम्स कंबाइन विद वन अनदर, ये असल में मकसद है जिस वजह से एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ताकि वो कंबाइन होकर आपस में फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़, वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लें विच इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। कंबाइन विद वन अनदर विच इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, और उसको हम क्या नाम देंगे, केमिकल बॉन्डिंग। यानी वो जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी विच इज़ कॉल्ड केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड। In other words, atoms form chemical bond to achieve stability by acquiring inert gas electronic configuration। आसान लफ्ज़ों में कि अगर आप यूँ समझ लीजिए कि फर्स्ट 17 ग्रुप्स जो कि अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं और अपने आप को स्टेबल चाहते हैं, तो उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और ये वही रूल्स हैं जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो नोबल गैसेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल करेंगी। ठीक हो गया। तो वो रूल्स क्या थे, आइए उन्हें एक दफ़ा फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है और उस एलिमेंट के लास्ट शेल में, यानी आप कह लीजिए वैलेंस शेल, उस वैलेंस शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या 3 से कम, तो वो एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में से, या वो एटम हमेशा उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। और लूज़ करने की वजह से हमेशा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या बन जाएगा, कैटआयन। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एलिमेंट मौजूद है जिस एलिमेंट का जो वैलेंस शेल है यानी लास्ट शेल, उस वैलेंस शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या 5 से ज़्यादा, तो वो हमेशा अपने उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मज़ीद कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और गेन करने पर उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव, यानी वो क्या बन जाएंगे, एनआयन। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिन एलिमेंट्स के आप कह लीजिए कि जो वैलेंस शेल होते हैं, कौन से शेल, वैलेंस शेल, उनमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ना तो वो लूज़ करते हैं ना वो गेन करते हैं, बल्कि वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो असल में शेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या स्टार्ट कर देते हैं, शेयरिंग। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वो 3 रूल्स थे जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हुए थे, और इन्हीं रूल्स की बेस पर असल में सोडियम क्लोराइड बना है। ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस मैंने सोडियम क्लोराइड की फर्स्ट चैप्टर में भी करवाई थी। आपको याद होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का 17 है। ठीक है। मैं अब आपको ये बता रहा हूँ, आपने अपनी मेंटल यानी अपने माइंड के अंदर इसकी डायग्राम को ड्रॉ करना है। देखिए सोडियम का पहला शेल होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8, और नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1। यानी सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब दूसरी तरफ आप क्लोरीन की डायग्राम बनाइए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 में 8 ऐड करिए कितने हो गए, 10, और नेक्स्ट में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स दैट सोडियम के फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप इन रूल्स को फॉलो करिए। हमने ये पढ़ा कि जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, लूज। तो इस वक्त सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने वैलेंस शेल में से उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। वो जैसे ही रिमूव करेगा तो अब सोडियम के जो वैलेंस शेल अब जो बनेगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट में 2 थे, नेक्स्ट में कितने थे, 8। अब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 और 2 में ऐड करें तो वो बन जाता है 10, यानी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की इक्वल आ जाएगी, और वो नोबल गैस कौन होगी, नियॉन। ठीक हो गया। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है सोडियम ने, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने थे, 7। और हमने ये पढ़ा था कि जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन। तो सोडियम से दिया गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा, जिस वजह से अब उसके वैलेंस शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और टोटल आप काउंट करेंगे तो बन जाएंगे 18। इट मीन्स डैट कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, एक नोबल गैस के, विच इज आर्गॉन। आप उनके एटॉमिक नंबर नहीं चेंज कर सकते। यानी अगर मैं कहूं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सोडियम के ऊपर आप 10 लिख दें, क्योंकि जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। इसी वजह से तो ये चार्जेस का कॉन्सेप्ट है कि जो लूज करेगा उस पर आप एटॉमिक नंबर चेंज ना करिए, बल्कि चार्ज लगा दीजिए पॉजिटिव, विच रिप्रेजेंट कि इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और नेगेटिव उस पर लगा दीजिए जिसने क्या किया है, गेन किया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन हुई, उस अट्रैक्शन की वजह से ये बाइंड हुए, और बाइंड होने के बाद ये एटम्स कंबाइन होके एक ही सिंगल स्ट्रक्चर में आ गए, जिसको हमने नाम दिया मॉलिक्यूल। तो यही आपके चैप्टर का नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप दोबारा बुक पर आ जाइए और इन रूल्स को हम रीड आउट कर लेते हैं। बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं, इफ दे आर लेस देन 3, अगर वो 3 से कम हैं, टू अदर एटम्स, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम, गेन तब करेंगे दूसरे एटम से अगर वैलेंस शेल में 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट। बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स, यानी 3 या 3 से कम वाले लूज, 5 या 5 से ज़्यादा वाला गेन। तो अदर्स जो बीच में बचेंगे वो असल में वो बचेंगे जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। ठीक हो गया। इट मीन्स एवरी एटम हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब देखिए कुदरती तौर पर है कि उनमें ये काबिलियत है, ये टेंडेंसी है। इसी वजह से तो जब सोडियम के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसके वैलेंस शेल में से, तो नेचुरली तौर पर उसका जो नेक्स्ट शेल पड़ा था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। ऐसा ही है। द एटम्स हैविंग लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स आर अनस्टेबल। तो ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि अनस्टेबल वो होंगे जिनमें डुप्लेट और ऑक्टेट रूल नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने स्टेबल होना है तो वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। Now the question arises, how can we identify the way an atom react? हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्ट कर रहे हैं? The position of an atom in the periodic table indicates its group number. तो वो असल में तरीक़ाकार ये है कि हम उसको ग्रुप नंबर से याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने ये बात प्रीवियस चैप्टर में की थी कि ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसी बेस पर नेक्स्ट बात उसने बताई है, as we have studied in chapter number 3, group number is assigned on the basis of valence shell electrons। यानी फर्स्ट ग्रुप में वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो उसको ग्रुप 1 इसीलिए नाम दिया गया। तो फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। आप ऊपर से स्टार्ट करिए, हाइड्रोजन, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
लिथियम एक इलेक्ट्रॉन है, उसके नीचे आ जाइए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन है, एंड गो सो ऑन। एंड ग्रुप नंबर 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, और 17 ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 17 ग्रुप है हेलोजेंस का ग्रुप जिसमें आ जाता है आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आप जाके देख लीजिए, उनका ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर, तो उन सब के आखिरी शेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होपफुली ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझ भी आया होगा और आपको ये बात भी रियलाइज हुई होगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि आपको मैंने बीच में से एक डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल का डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क करवाया। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज में जाएं तो एक्सरसाइज में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वो लिखा हुआ है कि व्हाई डू एटम रिएक्ट, वो भी इस टॉपिक में आपको क्लियर हो गया होगा। आपने होपफुली उसको खुद ब खुद सेकंड पैराग्राफ में उसका आंसर है उसको आपने बैलेंस करके मार्क कर लिया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो ये वैसे तो एक्सरसाइज में भी है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 11 है आपका लॉन्ग, वहाँ पर उसने यही लिखा हुआ है व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, और उसी से रेलिवेंट लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मांगी है। लेकिन उधर उस क्वेश्चन की निस्बत ये जो क्वेश्चन पेज नंबर 59 पर लिखा हुआ है ये इटसेल्फ अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्या कि व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड एक्सप्लेन। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करने के लिए पहले फर्स्ट 3 लाइंस लिखनी है, फिर डुप्लेट रूल की डेफिनेशन, फिर ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन, फिर आपने सेकंड पैराग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद रूल्स की हेडिंग में आपने नीचे 3 रूल्स हैं वो लिख देने हैं, और फिर आपने एग्जाम्पल की हेडिंग में लास्ट पैराग्राफ की 4th लाइन से फॉर एग्जाम्पल जो है वो लिखकर ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना है। तो ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स इस लॉन्ग क्वेश्चन को मार्क करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको इसमें जो कटिंग होने वाली थी वो करके मैंने बैलेंस करके आपको ये बता दिया है। काइंडली इसे आप मार्क कर लीजिए और इसको अच्छी तरह याद करिए। इसके अलावा आज की जो होम असाइनमेंट है स्टूडेंट्स जो आपने घर पे खुद करनी है वो ये है कि आपने इस टॉपिक में से जो आज हमने डिस्कस किया इसमें से आपने इटसेल्फ MCQs बनाने हैं, और MCQs बनाने का तरीका आपको क्वारंटीन डेज से पहले स्कूल में भी बताया गया था, एंड होपफुली मैंने आपसे फर्स्ट चैप्टर के राउंड अबाउट 150+ MCQs बनाए थे। तो आपको याद होगा कि MCQs बनाने का क्या तरीक़ाकार है, उसका क्या मेथड है, उसी मेथड की बेस पर आपने इसके MCQs बनाना खुद स्टार्ट कर देने, ठीक है। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपने अच्छी तरह याद करने। तो आज हम स्टूडेंट्स अपना वर्क फॉर डे 1 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ केमिकल बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये चीज़ जो है, ये मेथड जो है प्रॉपरली सीखा कि कौन से एलिमेंट्स हैं और किन बेसिस पर वो एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करेंगे। और हमने ये भी उस टॉपिक में डिस्कस किया कि कैसे नोबल गैसेस जो हैं वो अपने आप को स्टेबल रखती हैं और वो डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, वाइल बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल को फॉलो तो नहीं करते, लेकिन वो अपने अंदर से रूल्स को फॉलो करके लूज़, गेन और शेयर के कॉन्सेप्ट को इख्तियार करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली ये सारे प्रोसेस के थ्रू उनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड जनरेट होता है जिनको हमने पहले केमिकल फोर्सेस का नाम दिया था। तो केमिकल फोर्सेस कह लीजिए या केमिकल बॉन्ड, वो उनके दरमियान जो बनता है वो लिटरली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो लगाते हैं। तो यही आज असल में हमारा टॉपिक है कि हमने केमिकल बॉन्ड की डिस्कशन करनी है। तो आइए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पर हम आते हैं और इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन एटम्स के दरमियान, दैट होल्ड देम टुगेदर। होल्ड का मतलब एक जगह पकड़ कर रखना, टुगेदर इकट्ठे, इन अ सब्सटेंस,
यानी उनको प्योर स्टेट में एक जगह पर रखना। इट मीन्स डैट कि ये एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल बॉन्ड, जो कि एटम्स को एक साथ रखेगी और होल्ड करके एक साथ एक जगह पर रखेगी। ये बात तो हमें पहले भी पता थी, लेकिन अभी फर्दरली हमने इसमें ये बात डिस्कस करनी है कि केमिकल बॉन्ड की बेस पर जो हमने कल 3 रूल्स लिखे थे वो कैसे अप्लाई होंगे। ठीक है जी। और उससे पहले एक बात हम फिर ओवरव्यू कर लेते हैं। लाइक आप समझिए कि एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1। अगर ये अपने अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है तो ये किस चीज़ को फॉलो करेगा? ये हाइड्रोजन फॉलो करेगा डुप्लेट रूल को। इसी तरह आप देख सकते हैं हीलियम एक नोबल गैस है, लेकिन हीलियम किसको फॉलो करती है? हीलियम भी डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। तो इस तरह के एलिमेंट्स डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्टली वो किसको फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल को। ठीक है। और याद रखिए, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डुप्लेट रूल हमेशा किस पर होता है? एस सबशेल पे। ऐसा ही है ना? एस सबशेल। ठीक है। इसी तरह ऑक्टेट रूल में कुछ एलिमेंट्स होंगे जो एस सबशेल से स्टार्ट होंगे और कहां पर कंप्लीट होंगे? पी सबशेल। किस में कंप्लीट होंगे? पी सबशेल। ठीक हो गया। अब ये एस एंड पी वाली बात भी आपने पहले सीखी हुई है, आपको इसका भी प्रॉपरली पता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं और कुछ इनके बारे में रीड करते हैं और फिर इसको आगे लेकर चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप बुक के अपने पेज नंबर 59 पर आ जाइए। केमिकल बॉन्ड का टॉपिक है। A chemical bond is defined as the force of attraction between atoms that hold them together in a substance। तो ये वही डेफिनेशन हो गई जो अभी मैंने आपको सामने एक्सप्लेन की। अब आगे मूव करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में यूँ कह लीजिए, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड द एटम्स टुगेदर। आसान लफ्ज़ों में कि एक स्पेसिफिक फोर्स है जो कि इन एटम्स को एक दूसरे के करीब, इन दोनों एटम्स को एक दूसरे की तरफ खींचकर रखती है। ठीक है। दिस अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटरमोस्ट शेल ईदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट फॉर्म में उन्होंने ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन को बता दिया कि कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो लूज करे, चाहे वो गेन करे, चाहे वो शेयर करे, इन तीनों प्रोसेस के बाद अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स पर है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक हो गया। इसी की एक एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको ये बात प्रॉपरली जो है वो समझ आ जाए। देखिए, अगर हम बात नियॉन की करते हैं तो नियॉन एक नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। ऐसे ही है। अब इसकी ज़रा डायग्राम बना लेते हैं। आपके सामने है फर्स्ट सेल, ये है सेकंड शेल। अब आपको पता है फर्स्ट सेल कंसिस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड डुप्लेट रूल। अब नेक्स्ट सेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एस के आ जाएंगे और बाकी 2 2 4 2 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किसके आ जाएंगे? पी के। लेकिन आप ये देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके वैलेंस शेल में फिल वक्त आपको क्या नज़र आ रहा है? इसके वैलेंस शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। वो एक अलग बात है कि इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए कि किस में मौजूद हैं? एस सब शेल में। ऐसे ही है ना? और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में मौजूद हैं? किस में मौजूद हैं? पी सब शेल में। ठीक है, इधर एस लिख दिए, पी सब शेल। ठीक हो गया। तो ये असल में डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह सोडियम अगर एक एलिमेंट है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके आखिरी शेल में ऑक्टेट आ जाएगा। क्लोरीन अगर गेन कर लेगा तो उसके भी आखिरी शेल में ऑक्टेट आ जाएगा। इट मीन्स दैट वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑक्टेट रूल लूज करने पर आए, गेन करने पर आए या शेयर करने पर आए, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, विच इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। दिस ऑक्टेट रूल ओनली सिंबलाइजेज दैट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 8 ऑक्टेट रूल इट symbolizes that noble gas electronic configuration should be attained by atoms।
ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की है वो दूसरे एलिमेंट्स ने क्या कर लिया है, अटेन कर लिया। व्हेन दे कंबाइन टू रिएक्ट, जब वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन और हीलियम विच हैव ओनली एस सब शेल, दिस बिकम डुप्लेट रूल। तो ये डुप्लेट रूल को प्रेजेंट करते हैं। It play a significant role in understanding the formation of chemical bond between atoms। और इस तरह हमें प्रॉपरली पता चलता है कि ये बॉन्डिंग नेचर कैसे चल रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगला जो सेकंड पैराग्राफ है ये असल में एक्सप्लेनेशन है प्रॉपरली, आप कह लीजिए शेयरिंग के टॉपिक पर। ठीक है, जो रूल्स में हमने थर्ड रूल लिखा था शेयरिंग, वो इधर एक्सप्लेन होगा। तो आइए इसे रीड करते हैं। इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस, अगर आयंस के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है तो वो किस वजह से होगी, इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो अब जो वर्ड आया है आपके सामने वो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रो मीन्स तो आपको यहां पर समझ आ गया, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। स्टैटिक का वैसे मतलब होता है रेस्ट। फोर्सेस यानी स्पेसिफिक फोर्स, यानी जो फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्ट में आ जाएंगे। रेस्ट का मतलब ये है कि वो एक कांस्टेंट फॉर्म में आ जाएंगे। कांस्टेंट का मतलब कि अगर सोडियम है, उस सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्जेस हैं ये एक स्टेट में आकर एक दूसरे के मतलब के एलिमेंट्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और क्लोज आकर ये इस फॉर्म में कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट का मतलब कि अब इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं कि ये रेस्ट में आ चुकी हैं, अब ये मूव नहीं करेंगे तब तक जब तक आप इनको बाहर से एक्सटर्नली कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। तो इस टाइम इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं यानी स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जिन्होंने इनको यहाँ पर एक कांस्टेंट इनकी जो है वो फॉर्मेशन कर दी है। ठीक हो गया जी। बट इफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स और बिटवीन द एटम्स दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यानी यहाँ तक ये बात हो रही है कि अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन सिमिलर एटम्स के दरमियान बने या उनके दरमियान बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कंपेरेबल हैं यानी सेम हैं, तो कहते हैं कि देन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा शेयर होंगे। जैसे आप ये देखिए कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन एक क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, लेकिन अगर आप इसको एलिमेंटल फॉर्म में लिखें तो एक हाइड्रोजन ऐसे है और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे है। अब एक हाइड्रोजन की अगर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये पहला हाइड्रोजन है जिसके लास्ट शेल में वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है जिसके वैलेंस शेल में आपको कौन सा इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, एक उसी का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों ये करेंगे कि ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग क्यों करेंगे, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि शेयरिंग करने की जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी इनकी आपस में क्या हैं, सेम है। सेम कैसे हैं, अगर हाइड्रोजन की मैं फॉर एग्जांपल कह दूं कि 1 है तो इस हाइड्रोजन की भी 1 ही है, हालांकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर्स जो हैं वो आपको थर्ड चैप्टर के लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मिल जाएंगी। तो वो पावर्स अगर आप देखें, जाहिरी सी बात है जो इस हाइड्रोजन की पावर होगी वो ही इसकी होगी, तो दोनों की पावर क्या होंगी, कंपेरेबल, सेम होंगी। सेम होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या स्टार्ट कर देंगे, शेयरिंग। क्या स्टार्ट कर देंगे, शेयरिंग। तो शेयरिंग की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे और शेयर करेंगे, जिस वजह से ये H2 की फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर शेयरिंग होने लगी है यहाँ पर वो दो तरह की शेयरिंग है। एक तो होगी म्यूचुअल शेयरिंग। कौन सी शेयरिंग,
म्यूचुअल, म्यूचुअल मीन्स दोनों मिलकर करेंगे, और एक टाइप होती है वन साइडेड शेयरिंग। वन साइडेड शेयरिंग का मतलब कि एक तरफा, लेकिन इस हमारे चैप्टर में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है म्यूचुअल शेयरिंग का, तो हम इसी पर फोकस करेंगे। ठीक है जी, तो आइए इसको आगे देखते हैं। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी म्यूचुअल और वन साइडेड। अच्छा, एक ही लाइन उन्होंने लास्ट जो है वो ऐड कर दी। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने रूल नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन को देखा जो कि शेयरिंग पर थी। अब हमने जो रूल नंबर 1 एंड 2 है उसकी बेस पर देखना है, जिसमें आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा विच इज कॉल्ड कैटॉइन, गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा विच इज कॉल्ड एनआयन। अब इधर बात यह है कि इधर हमने फोर्सेस पर बात करनी है। तो स्टूडेंट्स फोर्सेस यहाँ पर दो तरह की होंगी जिनकी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं और इधर ही हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात यहाँ पर फोर्सेस की कर रहे हैं तो फोर्सेस यहाँ पर दो तरह की होंगी। ठीक है, एक होंगी फोर्सेस जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, जिनको हम अट्रैक्टिव फोर्सेस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, बुक में इनका एक और नाम भी मेंशन किया गया। और दूसरी जो होंगी वो कौन सी फोर्सेस होंगे? रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि अपनी तरफ एक एटम दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, डोमिनेंट का मतलब काबिज हो जाती हैं। अगर एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल सोडियम और दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन, इन दोनों के दरमियान अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, काबिज हो जाती हैं, तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। क्लोज आकर वो क्या करेंगे? एक दूसरे के क्लोज आकर डोमिनेंट होकर क्या बना लेंगे? केमिकल बॉन्ड। और जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आएंगे और केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो लिटरली जब केमिकल बॉन्ड जनरेट हो रहा होगा इनके दरमियान, तो उस जनरेशन में जो केमिकल बॉन्ड इनके दरमियान बन रहा होगा, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो बाद में क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यानी कांस्टेंट हो जाएंगी वो फोर्सेस। ठीक है, और अगर किसी वजह से जो फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव हैं, रिपल्सिव यानी एटम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी वजह से रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, अगर ये डोमिनेंट हो जाती हैं, तो क्या होगा कि दोनों जो एटम्स हैं जिन्होंने मिलकर क्या बनाना था? फ्यूचर में बॉन्ड बनाना था, तो जाहिर सी बात है रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे से फार अवे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। दूर होने की वजह से उनके दरमियान कभी भी जो आप कह लीजिए केमिकल बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, वो केमिकल बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर। तो एक होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगी तो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, डोमिनेंट मुकाबिज हो जाती हैं, तो वो एक दूसरे से रिपल्सिव यानी रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दूर होने की वजह से उनके दरमियान कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी तो उनकी जो एनर्जी है वो लोअर्ड हो जाएगी। लोअर्ड का मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दी है, तो अब उनकी एनर्जी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस होंगी तो रिपल्सिव फोर्सेस होने की वजह से वो एनर्जी मतलब एक दूसरे के ओपोनेंट होगी, इस वजह से उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन में एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी हाई होगी। तो आइए इसे रीड करते हैं। When two approaching atoms come closer, यानी दो एक दूसरे तक पहुंचने वाले एटम जब एक दूसरे के करीब आएंगे, the attractive as well as repulsive forces become operative। तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी जो एक दूसरे एटम को, एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेंगी, और रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी यानी एक दूसरे से दूर होंगी।
द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेंट, यानी बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, डोमिनेंट होंगी, ठीक है, डोमिनेट। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लोअर्ड, आपको जैसे अभी बताया कि उनके दरमियान की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उन्होंने सारी एनर्जी उस बॉन्ड की फॉर्मेशन में लगा दी है, तो अब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और क्या चीज़ बन जाएगी, आपका मॉलिक्यूल। इसी तरह अदरवाइज इफ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट, अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं तो नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी वो तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो केमिकल बॉन्ड जनरेट ही नहीं होगा। इन दैट केस, इस तरह के मामले में देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। और उसकी रीज़न यहाँ पर क्या है, असल में वो रीज़न है रिपल्सिव फोर्सेस। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा कि अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक हो गया। अब इसी हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन हम फर्दर मोर इस टॉपिक में करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आपको स्टूडेंट्स इसके नीचे कुछ लाइंस राइट डाउन नज़र आ रही होंगी, और सॉरी उसके साथ साथ आपको 4 टाइप्स भी नज़र आ रही होंगी केमिकल बॉन्ड्स की, ठीक है। मैं पहले उन बॉन्ड्स की टाइप के नाम पढ़ देता हूँ, उन्हें आप गौर से सुन लीजिए। फर्स्ट इज़ आयोनिक बॉन्ड, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन की थी। तो पहला जो केमिकल बॉन्ड बन सकता है एटम्स के दरमियान, इट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सेकंड जो बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड जो है इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एंड फोर्थ जो है वो है मेटालिक बॉन्ड। यानी ये 4 तरह के बॉन्ड्स हैं जो कि नेचुरल टेंडेंसी रखते हैं बनने की, और जिन भी एटम्स के दरमियान ये बॉन्ड बनेंगे तो हम इनके नाम से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड के दरमियान चार्जेस हैं, इस वजह से उनमें आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, और आयोनिक बॉन्ड की वजह से सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह जब कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड बनेगा जिन भी एटम्स के दरमियान, तो उसके रिजल्ट में जो चीज़ आपके पास आएगी, जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल, जो कि असल में हमारे चैप्टर का नेम है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये टाइप्स हैं, तो आइए इनकी कुछ लाइंस हैं उन्हें रीड कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। The valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons. Bonding electrons से मुराद वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग करेंगे। अब जाहिर सी बात है जो वैलेंस शेल है वो ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स वाई हमने उनको क्या नाम दिया है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। They usually reside in the complete, incomplete और partial filled outermost shell of an atom. मोस्टली इनके जो वैलेंस शेल होते हैं विच इज़ कॉल्ड आउटर मोस्ट शेल, वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते, जिस वजह से हम इनको इनकम्प्लीट और पार्शल फिल का नाम देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वे, उस रास्ते से हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, एक स्पेसिफिक रास्ते से, एक वे से ये बॉन्डिंग का पार्ट बनते हैं, जिसके रिजल्ट में आगे लिखा हुआ है 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। 4 टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड्स की जो कि आपकी बुक में मेंशन की गई हैं, जिनके नाम मैंने अभी आपको रीड कर कर बताए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि केमिकल बॉन्ड एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के नेम ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा ऑक्टेट रूल की बेस पर जो एटम्स क्लोज आते हैं जो कि सेकंड पैराग्राफ है, ये भी आपका एक एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक को भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रिपेयर करना है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि आपको साथ साथ आप MCQs बनाने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप MCQs बनाएंगे तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके खुद ब खुद क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए काइंडली होम असाइनमेंट के तौर पर आप MCQs जनरेट करना शुरू कर दें या MCQs बनाना शुरू कर दें, ठीक है।
तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा आज वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।